सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे गेम चेंजर सीरीज का लेक्चर 10 होने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन मार्शियल आर्ट ओरिजिनेटेड इन केरल। इनमें से कौन सा, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा मार्शियल आर्ट है जो कि केरल में ओरिजिनेट हुआ है एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद आयुर्वेदिक हीलिंग एंड मर्म वाइटल पॉइंट नॉलेज। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया का ओल्डेस्ट मार्शियल आर्ट है। बताओ, इसके बाद तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वो है आपका यहाँ पर कलारी पयट्टू। अगर हम यहाँ पे कलारी पयट्टू के बारे में बात करते हैं तो ये आपका एक आर्शियल मार्ट है और इंडिया का ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट मार्शियल आर्ट ऑफ इंडिया, मार्शियल आर्ट ऑफ इंडिया, ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये आपका सवाल में ही दिया हुआ है। अगर आगे आपसे पूछे कि इसका ओरिजिनेटेड ये कहाँ से हुआ है, तो यहाँ तो सवाल में ही आपको दिया हुआ है कहाँ से हुआ है। ये केरल से हुआ है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसमें जो इस मार्शल आर्ट का जो आपका जहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग अरीना जो होता है, जो ट्रेनिंग करने की जगह होती है, अगर कभी पेपर में पूछे कि उसको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग अरीना, तो मेरे भाई उसको यहाँ पे बोला जाता है कलारी। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और देखो ये वेपन देख रहे हो, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन है। इसको बोलते हैं उर्मी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उर्मी। ठीक है। एक आपकी फ्लेक्सिबल व्हीप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्टील की तलवार होती है। फ्लेक्सिबल स्टील तलवार लिख सकते हो इसे, फ्लेक्सिबल स्टील स्वार्ड। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? उर्मी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पर ये जो आपका कलारी पयट्टू है ना, इसमें मर्म नॉलेज भी दी जाती है। वाइटल जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज दी जाती है, कैसे हम उसे हील कर सकते हैं, ऑयल का यूज करके, मसाज का यूज करके, वो भी इसमें सिखाया जाता है। तो कभी आपसे पूछे कि कलारी पयट्टू कहाँ पर ओरिजिन हुआ है, तो केरल में हुआ है। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट वेपन यूज करते हैं, उर्मी। ये क्या है, ये मैंने यहाँ पर फोटो भी लगा दिया जिससे कि आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म में सेव हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर टू इरिगेट लिफ्ट प्रोन रीजन ऑफ तेलंगाना। तो देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कालेश्वरम कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में, कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पर है, किस रिवर पर है। तो सबसे पहले तो स्टेट पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट किस स्टेट में बनाया गया है, तो तेलंगाना में बनाया गया है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली वाटर को, एक रिवर है, वही रिवर पूछी है तो यहाँ पे लिख लो, गोदावरी रिवर से वाटर को लिफ्ट करेगा और जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं उस रीजन के, उस स्टेट के, उनको इरिगेट करने का काम करेगा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कौन सी रिवर से पानी लेगा, ये कौन सी रिवर पे बनाया गया है, तो गोदावरी रिवर पे बनाया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द पॉपिर डांस इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइबल फेस्टिवल। बेसिकली आपका एक पॉपिर डांस किया जाता है। ये पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश का ही पॉपिर डांस है, और अरुणाचल प्रदेश में जब ये पॉपिर डांस किया जाता है तो किस त्यौहार पे किया जाता है, किस फेस्टिवल पे किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं पॉपिर डांस की, पॉपिर डांस, तो ये जो पॉपिर डांस किया जाता है ये मॉपिन फेस्टिवल पे किया जाता है। कब किया जाता है आपको पता होना चाहिए, मॉपिन फेस्टिवल पे किया जाता है। इसका मतलब पॉपिस डांस भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है और मॉपिन फेस्टिवल भी आपका कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और ये पूछा जाए कि ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये वुमेन्स के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे लिख लो, परफॉर्म्ड बाई वुमेन्स, परफॉर्म्ड बाई वुमेन्स।
लेकिन देखो ये जो डांस होता है जिसमें परफॉर्म तो वुमेन कर रही होती है, लेकिन जो मेन होते हैं वो अकम्पनी देते हैं उन्हें गाना गा के, म्यूजिक दे के। तो मैन अकम्पनी विद सॉन्ग एंड म्यूजिक अगर इस तरह से स्टेटमेंट में दे तो वो भी सही होगा। ठीक है, मेन डांस नहीं करते लेकिन गाना गाते हैं, म्यूजिक देते हैं, तो वो बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो मैन अकम्पनी, मैन अकम्पनी विद सॉन्ग एंड म्यूजिक, विद सॉन्ग एंड म्यूजिक। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अगर मॉपिन फेस्टिवल के बारे में। पेन चेंज कर लेते हैं। मॉपिन फेस्टिवल, ये तो पता चल गया कि अब आपको मोपिन फेस्टिवल कहाँ का है। तो आप बोलोगे भैया मोपिन फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अगर ये अरुणाचल प्रदेश का है, कौन सी ट्राइब करती है, पेपर में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो गालो ट्राइब करती है। कौन सी ट्राइब करती है? गालो ट्राइब करती है। कैसा फेस्टिवल है? आपका हार्वेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी फेस्टिवल है, ये भी पता होना चाहिए। ज़्यादातर जो आपके फेस्टिवल हार्वेस्ट ही होते हैं। अगर कभी आपको तुक्का लगाना हो, कभी आपको गैस वर्क लगाना हो तो ध्यान रखना, हार्वेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी फेस्टिवल है। ठीक है, गालो ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ये किसके लिए डेडिकेटेड है? कभी अगर ये पूछा जाए तो एक यहाँ पर गॉडेस माना जाता है, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिनका नाम है मॉपिन एने। तो उनके लिए डेडिकेटेड है, तो वो बात भी आपको पता होना चाहिए। डेडिकेटेड टू मॉपिन एने। और ये कौन है? गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एक इसके रिचुअल की बात करें, क्योंकि क्या रिचुअल होता है वो वहाँ से भी पेपर में सवाल बन रहे हैं, तो यहाँ पे राइस पाउडर लगाया जाता है। कौन सा पाउडर? राइस पाउडर, जो कि वाइट होगा उसको लगाया जाता है, और वो सिंबल होता है प्योरिटी का और पीस का। तो अगर पूछा जाए तो क्या करते हैं? राइस पाउडर को फेस पे अप्लाई किया जाता है। राइस पाउडर को, जो कि आपका वाइट होता है, ठीक है, राइस पाउडर इज अप्लाइड ऑन फेस, इज अप्लाइड ऑन फेस। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और ये किसका सिंबल होता है? सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड पीस। और एक और रिचुअल है कि यहाँ पर पिग को सेक्रीफाइस किया जाता है, पिग की बलि दी जाती है, तो वो भी पता होना चाहिए, सेक्रीफाइस ऑफ पिग। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ें इसी के साथ। इसका आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई? तो मॉपिन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट डज द GSLV रॉकेट स्टैंड फॉर? GSLV की फुल फॉर्म बता दो, क्योंकि अभी तक मैं आपको गेम चेंजर सीरीज में ये पढ़ाता आया हूँ कि भैया ये GSLV क्या है? एक लॉन्च व्हीकल, एक रॉकेट है। हम ये पढ़ते आए हैं कि ये GSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है, GSLV थर्ड के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, लेकिन GSLV की फुल फॉर्म क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हैं, चलो मैं आपको सबकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। अगर हम GSLV की बात करते हैं तो G4 होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और देखो अगर कभी पेपर में आपको यहाँ पर जियो स्टेशनरी ना दिया हो तो जियो स्टेशनरी की जगह जियो सिंक्रोनस होगा। ठीक है, जियो सिंक्रोनस होगा, तो कंफ्यूज मत होना। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी हम इसे बोल सकते हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एक होता है PSLV लॉन्च व्हीकल। अब PSLV लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है? तो PSLV लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये जो व्हीकल है, जो ये लॉन्च व्हीकल है, ये रॉकेट है, ये सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में छोड़ता है, किस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए काम आता है? तो अगर हमें पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करानी है तो हम PSLV रॉकेट की मदद से हम सैटेलाइट को लॉन्च कराते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक और है LBM-3, LBM-3, ठीक है, जिसको हम पहले GSLV-M के
थर्ड के नाम से जानते होंगे, लेकिन अभी उसका नाम चेंज करके क्या हो गया है, LVM-3 हो गया है। और इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट पावरफुल इंडियन रॉकेट। अगर हम बात करें कि ये किसके लिए यूज किया जाता है, जो हैवी सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे ये गगनयान में भी, जो गगनयान मिशन होने वाला है उसमें भी LBM-3 ही रॉकेट यूज होगा। तो जो हैवी सैटेलाइट मिशंस होते हैं उनको LBM-3 के द्वारा लॉन्च किया जाता है। एक है यहाँ पर SSLV, जो कि छोटी सैटेलाइट होती हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम इसे बोलते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये बेसिकली जो लो कॉस्ट लॉन्चेस होते हैं उसके लिए हम SSLV का यूज करते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और देखो, ये तो हमारे कुछ लॉन्च व्हीकल हो गए जिन पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। मैंने आपको इसी गेम चेंजर सीरीज में एक RLB के बारे में बताया था, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में, कि एक बार सैटेलाइट लॉन्च कर ली, वापस से वो लैंड करेगा, दूसरी सैटेलाइट हम सेम रॉकेट से लॉन्च कर सकते हैं। तो वो अभी उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तीसरा एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अभी जब वो फाइनलाइज हो जाएगा, जब पूरा एक्सपेरिमेंट वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद फिर किसका यूज किया जाया करेगा, RLB का यूज किया जाया करेगा। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। विच फॉरेन ट्रेवलर डिस्क्राइब्ड द पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन एंड माइल्ड पनिशमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। कि कौन सा फॉरेन ट्रैवलर है जिसने ये बताया था कि भैया पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन है, पनिशमेंट बहुत हल्का दिया जाता है, किस टाइम पर, गुप्ता पीरियड के टाइम पर। तो मुझे ये बताओ, गुप्ता पीरियड के टाइम पर भारत आया कौन था। तो आप बोलोगे भैया गुप्ता पीरियड के टाइम पर एक चाइनीज़ ट्रैवलर आया था। क्या नाम था उसका, आप बोलोगे भैया फ़ाहीन नाम था, जहाँ जो मैं इस ऑप्शन में देख रहा हूँ। तो अगर मैं आपको फ़ाहीन के बारे में बात करते हैं, तो ये चाइना से आए थे भाई साहब, फ्रॉम चाइना। उस वक्त इन्होंने इंडिया में आके बुद्धिज्म भी पढ़ा था, स्टडी बुद्धिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे आए थे, केम टू इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। अगर आपसे रूलर पूछे कि गुप्ता पीरियड में उस वक्त रूलर कौन था, तो चंद्रगुप्त सेकंड थे। चंद्रगुप्त सेकंड उस वक्त यहाँ पर गुप्ता पीरियड में रूल कर रहे थे, उनके टाइम पर ये आए थे। यही अपने टेक्स्ट में बताते हैं कि भाई गुप्ता पीरियड के टाइम पर एक तो पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन था एंड माइल्ड पनिशमेंट था। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इसे भी आप अपने यहाँ पर ऐड ऑन कर लेना कि ही डिस्क्राइब्ड अबाउट इंडिया पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन एंड माइल्ड पनिशमेंट। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ट्रैवलर्स की, तो बहुत सारे लोग आए हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है। चलो थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इब्न बतूता, ज़्यादातर ये पूछा जाता है किसके टाइम पे आए, किस देश से आए। तो अगर हम इब्न बतूता की बात करते हैं, तो ये भाई साहब आते हैं मोरक्को से। कहाँ से आते हैं ये भाई साहब, तो ये मोरक्को से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किसके टाइम पीरियड पे आते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे बेसिकली आते हैं, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे। और कौन था उस वक्त दिल्ली का रूलर, शासन, तो रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे ये आते हैं। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। एक काफ़ी फेमस किताब है जो इब्न बतूता यहाँ पे लिखते हैं, उस किताब का नाम है यहाँ पर रिहाला। ठीक है, रिहाला का मतलब होता है द जर्नी के बारे में। और यहाँ पर आपको एकदम डिटेल्ड डिस्कशन मिलेगा, डिटेल्ड जानकारी मिलेगी दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, दिल्ली सल्तनत का डिफेंस के बारे में। ये सारी चीज़ों का जिक्र किया है इन्होंने अपनी इस किताब में। तो यहाँ पे अगर आप लिख सकते हो
तो लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वरना हम जो आपको नोट्स मिलते हैं उसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। ठीक है, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली के टाइम पे आए हैं तो दिल्ली सल्तनत के बारे में ही जिक्र करेंगे। दिल्ली सल्तनत, उसकी सोसाइटी के बारे में, डिफेंस सिस्टम के बारे में, डिफेंस सिस्टम। तो ये सब बातें आप यहाँ पे याद रखना इब्न बतूता के बारे में। अगर हम वहीं पे बात करें एक और फॉरेन ट्रैवलर के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर अल बिरूनी। अगर हम इन भाई साहब की बात करते हैं कि ये कहाँ से आए थे, तो ये महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे सेंट्रल एशिया से। कहाँ से आए थे ये भाई साहब? सेंट्रल एशिया से आते हैं। किसके साथ आते हैं? तो महमूद ऑफ गजनी के साथ आते हैं। महमूद ऑफ गजनी के साथ आते हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है किताब उल हिंद। ये किताब किसने लिखी? अल बरूनी भाई साहब लिखते हैं। ये किताब का नाम भी पता होना चाहिए। अगर हम बुक की बात करते हैं तो कौन सी किताब लिखी जाती है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद यहाँ पर बुक लिखी जाती है, जिसको अगर ये ना देखे, अगर ये दे रखा हो तहकीक हिंद, तो ये आंसर, ये इसी को हम तहकीक हिंद भी बोलते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो इब्न बतूता आए थे मोरक्को से, अल बिरूनी पढ़ा दिया, फ़ाहीन पढ़ा दिया। और कोई इंसान रह गया है क्या? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्सटनीज के बारे में पता है आपको? मैक्सटनीज किसके टाइम पे आया था? चलो मैं करा देता हूँ। वैसे मैंने मैक्सटनीज वगैरह के बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैगस्थनीज अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये कहाँ से आते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, ये ग्रीस से आते हैं। ग्रीस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। किसके टाइम पीरियड पे आते हैं? तो ये भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे आते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य। कहने का मतलब है मौर्यन पीरियड में आते हैं, मौर्य के टाइम पीरियड पे आते हैं। ये एक किताब लिखते हैं, बहुत फेमस किताब है इंडिका। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिका किसके बारे में है, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक फ़ाहीन थे आप, एक और थे चाइना से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था। ह्यान ती सेंग। क्या नाम था? ह्यान ती सेंग। ये भाई साहब किसके टाइम पीरियड पे आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे। और ये कहाँ से थे? चाइना से थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक किताब लिखते हैं, बुक लिखते हैं, CU की। अगर हम इस किताब के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इस किताब का क्या मतलब होता है? रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड करके एक इनकी किताब होती है जो इनके द्वारा यहाँ पे लिखी जाती है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। एक और अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे एक और नाम ध्यान आ गया, निकोली डी कॉन्टी। अगर हम निकोली डी कॉन्टी के बारे में, निकोली डी कॉन्टी नहीं है, निकोली कॉन्टी नाम है इनका। निकोली कॉन्टी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये किसके टाइम पीरियड पे आए थे? विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे आए थे। विजयनगर एम्पायर। तो ये सब अब आप यहाँ पे जो फेमस आपके ट्रैवलर रहे हैं उनका मैंने यहाँ पे करा दिया है। तो अगर आप इसको बेसिकली अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आगे बढ़ते हैं। द ग्लोबल पीस इंडेक्स इज पब्लिश्ड एनुअली। जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो एनुअली पब्लिश्ड किया जाता है। ये भाई साहब इस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी बता रहे हैं। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि किस संस्था के द्वारा इस ग्लोबल पीस इंडेक्स को निकाला जाता है,
ठीक है, पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि भैया यहाँ पर देखो ग्लोबल पीस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके नाम में पीस होगा वो ज़्यादा चांसेस हैं कि निकालेगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन, UN फॉर पी इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये एक इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, ठीक है। ये यहाँ पर आपका इस ग्लोबल पीस इंडेक्स को निकालता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इसके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसके द्वारा पब्लिश, थोड़ा ऐसे ही करते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स। अगर हम बात करें किसके द्वारा पब्लिश की जाती है इसको, पब्लिश्ड, तो पब्लिश करता है इसका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इंडेक्स, ठीक है। फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख के लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर मेरे भाई सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका हेड क्वार्टर है, ये पता होना चाहिए। ये कितने इंडिकेटर्स का यूज करके अपनी इस जो रिपोर्ट है इसको तैयार करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 23 इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। कितने इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, 23 इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और जिसमें जो ये 23 इंडिकेटर होते हैं, 3 मेजर डोमेन होते हैं जिनमें अलग अलग इंडिकेटर्स यहाँ पे लिए जाते हैं। अगर वो देखो 23 इंडिकेटर्स तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन 3 जो मेजर डोमेन है वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद दूसरा है आपका मिलिटराइजेशन कैसा है, मिलिटरीजेशन। उसके बाद थर्ड हमारा था मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, मतलब अपने घर के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहे स्टेट्स में ही आपस में और यूनियन में, और बाहर के देशों के साथ जो आसपास के देश हैं उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं वो भी एक फैक्टर कंसिडर किया जाता है। तो वो बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये 3 मेजर डोमेन है जहाँ से 23 इंडिकेटर्स लेकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर हम बात करें ये रिपोर्ट्स पब्लिश कब से हो रही है, तो ये 2008 से हो रही है। और 2008 से ऑलमोस्ट अगर आपसे टॉप पे पूछा जाए कि रैंक टॉप कंट्री कौन सी है, रैंक 1 कंट्री कौन रहती है, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी सवाल बनते हैं अभी नए वेंडर कि भैया क्या ट्रेंड फॉलो होता आ रहा है। तो अगर हम देखा जाए टॉप में जो ट्रेंड फॉलो होता आ रहा है उस पर टॉप कौन कर रहा है, तो यहाँ पर आइसलैंड टॉप कर रहा है। कौन सी कंट्री टॉप कर रही है, आइसलैंड टॉप कर रही है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर 2024 की, तो 2024 में इंडिया की जो रैंक है वो 116 रही 163 कंट्रीज में। वहीं पर 2025 में अगर बात करें इंडिया की रैंक थोड़ा सा सुधार हुआ, 115 रही 163 कंट्रीज में। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें एक दो और इंडेक्स की, कि अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है, वैसे मैंने ये आपको वन शॉट में जब स्टैटिक जीके करा रहा था तब कराया था। अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो ये निकाला जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। एक और है इसमें ध्यान रखना, वेल्थ हंगर हिल्फ करके नाम है उसका, ठीक है। स्पेलिंग एक बार देख लेना, मैं कहीं गलत ना कर दूं। वेल्थ हंगर हिल्फ, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फ। ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता है। अगर हम बात करें इंडिया की 2024 में कितनी रैंक थी, तो इंडिया की 2024 में 105 थी। और अगर हम बात करें इंडिया की 2025 में कितनी रैंक है, तो इंडिया की 2025 में 102 रैंक है। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, एक इंडेक्स और बताता हूँ, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ, हेडिंग डालो इकोनॉमिक
फ्रीडम इंडेक्स। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, तो इसको हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। वाई हेरिटेज फाउंडेशन। हम यहाँ पे बात करें अगर 2024 में इंडिया की रैंक क्या रही, तो 126 थी। अगर हम बात करें 2025 में इंडिया की रैंक क्या रही, तो 128 थी। तो 126, 128 ये रैंक भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम क्वाड डायलॉग भी बोलते हैं शॉर्ट में। थोड़ा सा मैं आपको क्वाड के बारे में समझाता हूँ कि ये क्वाड है क्या। ठीक है, या आपका जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, फुल फॉर्म तो आपको पता चली गई, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं हम क्वाड को। इसका पहली बार जो कंसेप्ट आया था ना, कंसेप्ट फर्स्ट प्रपोज्ड, तो ध्यान रखना ये कब हुआ था, ये 2007 में हुआ था। अब बेसिकली क्या है उससे पहले इसके मेंबर बात करते हैं। इसके 4 मेंबर हैं, 1 2 3 और 4 इसके मेंबर हैं। इंडिया, फिर आपका यूएस, फिर आपका जापान, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 4 इसके मेंबर हैं। अब इनका जो प्राइमरी फोकस था, इसको क्यों लॉन्च किया गया, तो अगर हम इसके बारे में बात करें प्राइमरी फोकस के बारे में, क्यों मतलब इसको क्यों बनाया गया, बेसिकली लॉन्च नहीं। तो अगर हम इसके प्राइमरी फोकस की बात करते हैं, तो जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है आपका, पीस मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, किस वाले रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका फ्री मूवमेंट हो सके जहाज़ों का, फ्री और ओपन आपका ट्रेड हो सके इंडो पैसिफिक में। ये किन कंट्रीज़ के बीच में, इन चारों कंट्रीज़ के बीच में। और ये तो वो है जो सरकारों ने अपने अपने देशों ने सबके सामने बताया है। बट अगर हम इसका इनडायरेक्ट रीजन मैं बताऊं आपको, तो वो ये है कि ये देख रहे थे ये चारों देश की जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना ने अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर दी है। और जब एक पावरफुल देश किसी रीजन में अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है ना, तो जो दूसरे पावरफुल देश होते हैं वो थोड़े से चिंतकजनक हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके देखते हुए कि भैया चाइना अपनी सुप्रीमेसी ना बना पाए, यहाँ पर इस क्वाड को बनाया गया। 4 देशों ने आया कि भैया इस पर हम अपना पीस मेंटेन करेंगे, हम स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, हम मैरीटाइम सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे। ठीक है, और यहाँ पर सब क्या होगा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड होगी। ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई। लेकिन इसका जो मेन रीज़न था बस वह यही था कि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा था, उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें। लेकिन ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो ना हमारे पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे इनडायरेक्ट रीजन्स, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पर जो पेपर में पूछा जाएगा वो प्राइमरी फोकस पूछा जाएगा। ठीक है, जो सब देशों ने सबको बताया है वो है आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो मेंटेन पीस, एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर फ्री मूवमेंट हो सके जहाज़ों का इस वाले रीजन में, ये सभी चारों कंट्रीज़ का। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अच्छा अगर हम मीटिंग की बात करते हैं, तो देखो 4th क्वाड लीडर्स की मीटिंग हुई थी, 4th क्वाड लीडर्स की मीटिंग हुई थी, लीडर्स की 21 सितंबर 2024 को। कहाँ पे हुई थी, तो ये यूएसए में हुई थी। एक जगह है, अभी मुझे शहर का यार नाम याद नहीं आ रहा है ना,
एक बार आप गूगल कर लेना कि उस शहर का नाम क्या है, यूएसए में हुई थी, ठीक है। नोट्स में हम इंक्लूड कर देंगे कि कहाँ पे हुई थी, बट अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ एक बार गूगल कर लेना। 21 सितंबर 2024 को हुई है। उसके बाद 2025 में भारत में होनी थी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो पोस्टपोन्ड हुई और अभी तक नहीं हुई है। लेकिन क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी 1 जुलाई 2025 को, वो हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। तो वो बात आपको पता होना चाहिए, वो पूछ सकता है, हाल ही में हुई है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ये हुई है 1 जुलाई 2025 को। कहाँ पे हुई है? वॉशिंगटन डीसी में। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है। फॉर्मेशन ऑफ अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस लाइक नाटो, नहीं, गलत बात है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन करेंसी अमंग मेंबर कंट्रीज, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रमोशन ऑफ अ फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, ये हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन 7 का सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीएम कुसुम। भाई आपका जो स्कीम है, बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी स्कीम मैं आपको गेम चेंजर सीरीज में करा रहा हूँ, सबको अच्छे से कर लेना। ये जो पीएम कुसुम स्कीम है, जिसमें देखो यहाँ पे लिखा भी है ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कहने का मतलब है इसमें सोलर एनर्जी को, सूर्य ऊर्जा को प्रमोट किया जाएगा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। बहुत सारी जगह सोलर पंप का इंस्टॉलेशन किया गया। और यहाँ पर मिनिस्ट्री पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया। 2019 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर अब देखो कोई भी स्कीम आती है, ऐसा नहीं कि सोलर पंप फ्री में लगा देगी किसानों के यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सेंटर भी सब्सिडी देगी, स्टेट भी सब्सिडी देगी और किसान को भी देना होगा। ठीक है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको और ज़्यादा सब्सिडी मिल जाएगी। तो बेसिकली कहती है गवर्नमेंट कि भाई आप लगाओ, कुछ खर्चा आप झेलो, कुछ जितना हमसे हो पाएगा हम झेलेंगे। ठीक है, तो ये पीएम कुसुम स्कीम किससे रिलेटेड है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर, सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए पीएम कुसुम को लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या होगा, सोलर पैनल इंस्टॉल होंगे, सोलर पंप्स इंस्टॉलेशन की जाएंगी। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, कौन सी ईयर में लॉन्च की गई है? तो 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, अब कितनी सब्सिडी देगी वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा और वो 100% ऐसा फिक्स भी नहीं है कि इतनी सब्सिडी सेंटर देगी। लेकिन यहाँ पर सेंटर भी सब्सिडी देगी, स्टेट भी सब्सिडी देगी और फार्मर का कंट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये है आपकी पीएम कुसुम योजना। क्या पूछा गया था यहाँ पर, किस मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द पोला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली इन रूरल एरियाज, जो पोला फेस्टिवल है वो रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहाँ पर? यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं पोला फेस्टिवल। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पोला फेस्टिवल के बारे में, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के रूरल एरियाज में, मध्य प्रदेश के
रूरल एरियाज में। और ना सिर्फ ये मध्य प्रदेश के रूरल एरियाज में मनाया जाता है, इसको आप देखने को मिलेगा। आपने पोला फेस्टिवल मैंने आपको महाराष्ट्र में भी पढ़ाया था जब हम फेस्टिवल्स देख रहे थे। और ये आपको पोला फेस्टिवल महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पे दिया नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। ये बात भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए, जो कि एक बार पेपर में पूछा भी गया था, क्योंकि अभी थोड़ा सा डेप्थ में सवाल पूछ रहा है कि जो ये मध्य प्रदेश का रूरल एरिया है, ये मेनली किस डिस्ट्रिक्ट में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो एक बालघाट डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना, बालघाट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ट्राइब भी ध्यान रखना, गोंड एंड बैगा ट्राइबल कम्युनिटी है जो इसको करती है, ठीक है। तो गोंड एंड बैगा ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इस डांस को किया जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली बुल होता है, उसकी वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है, नहलाया जाता है, उसे अच्छे कपड़े टाइप पहनाया जाता है। बेसिकली बुल की पूजा की जाती है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको मानना है कि जो हमें खाने को दे रहा है वही हमारे लिए भगवान है, तो इसलिए यहाँ पे बुल वर्शिप की जाती है। तो ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या किया जाता है, बुल वर्शिप होती है, बुल वर्शिप होती है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर हम कुछ और फेस्टिवल्स की बात करते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के फेस्टिवल हैं, जैसे एक है हमारा भगौरिया। भगौरिया फेस्टिवल कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तो इसको भील ट्राइब के द्वारा किया जाता है। किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है? भील ट्राइब के द्वारा। ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका तानसेन समारोह भी मध्य प्रदेश में होता है। तानसेन समारोह की अगर मैं बात करूं तो ये भी मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश में ये कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर में होता है, ठीक है। किसके लिए डेडिकेटेड है? तो ये तानसेन जी के लिए डेडिकेटेड है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इस फेस्टिवल पर कौन सा, मतलब अगर ये पूछा है कि कौन सा क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्थ का है तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल होगा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खजुराहो डांस फेस्टिवल, जो कि खजुराहो टेम्पल्स में ये परफॉर्म किया जाता है, तो वो बात भी आपको पता होना चाहिए। खजुराहो डांस फेस्टिवल ये कहाँ का है? ये भी आप बोलोगे भैया मध्य प्रदेश का है। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है लोक रंग। अगर हम बात करते हैं लोक रंग फेस्टिवल की, तो ये लोक रंग फेस्टिवल भी आपका मध्य प्रदेश का है। और एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, चैथिया गिरी बिहारा फेस्टिवल, जो कि सांची में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चैथिया गिरी बिहारा फेस्टिवल, चैथिया गिरी बिहारा फेस्टिवल, ठीक है। ये कैसा है? बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। कहाँ पर है? सांची में होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो बुद्धिस्ट फेस्टिवल एट सांची, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें इसी के साथ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। प्राइमरीली एसोसिएटेड विद वर्शिप ऑफ काउज, रेनफॉल पीरियड, गाय की पूजा नहीं की जाती, वर्षा की पूजा नहीं की जाती है। वेनरेशन ऑफ बुल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि में उपयोग होने वाले बैलों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन बिकम द रियल अथॉरिटी ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ा दिया था, थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगर देखो हम इसको एक्ट को लाया क्यों गया,
आपको पता है इससे पहले 1 साल पहले ही, मतलब जस्ट इससे पहले ही रिवॉल्ट हो चुका था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 बेशक हम उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे थे, लेकिन बहुत मास लेवल पे था और अंग्रेज डर चुके थे कि अगर भाई ऐसा, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने के लिए अंग्रेजों ने अपना जी जान लगा दिया था कि भैया कैसे भी करके रोको, लोगों को मारो, छोड़ो, जिंदा छोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन कैसे भी करके सप्रेस करो। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो इन्होंने सप्रेस कर दिया, उसमें ये सक्सेसफुल हो गए। लेकिन इनको ये पता चल चुका था कि ऐसे अगर रिवॉल्ट और हुआ, क्योंकि रिवॉल्ट तो बहुत टाइम से हो रहे थे, लेकिन जो 1857 का रिवॉल्ट था वो बहुत मास लेवल पर होता है, बहुत जगह के लोग बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि 100 साल ना, 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद अंग्रेजों ने जो जुल्म ढाया है भारतीयों पर, वो नेक्स्ट लेवल था, वो सहन योग्य नहीं था। लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे बेसिकली। फिर 1857 का रिवॉल्ट अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ऐसा रिवॉल्ट वापस हो, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर चेंज की गई, ठीक है। तो यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 होने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहता था कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है इंडिया के ऊपर वो अब ना रहे, अब हमारे पास डायरेक्ट कंट्रोल आ जाए इंडिया का, और जैसे हम चाहें ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे करे, ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे यहाँ पर आगे उस चीज़ को लेके जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी सबऑर्डिनेट हो जाए, और डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर अब किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास डायरेक्ट कंट्रोल चला जाएगा। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 करता है, वो ट्रांसफ़र करता है जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, transferred the administration of India किससे करता है, फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था भारत में वो ऑफिशियली ख़त्म हो चुका था, अब वो सब ऑर्डिनेट बन चुके थे ब्रिटिश क्राउन के, ठीक है। अब यहाँ पर एक पोस्ट को क्रिएट किया गया था इंडिया के लिए, कहाँ पर, ब्रिटेन में, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पता होना चाहिए आपको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये एक पोस्ट क्रिएट की जाती है ब्रिटेन में, ठीक है। और ये इसके पास रियल अथॉरिटी थी जो इंडिया में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रशासन चलेगा, कैसे चीज़ें होंगी, वो यहाँ पर कौन सी पोस्ट डिसाइड करेगी, जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये यहाँ पर डिसाइड करेंगे। और बेसिकली एक और इंडिया में एक इसके लिए, इसको रिपोर्ट देने के लिए इंडिया में एक इंडिया काउंसिल बनाई, इंडिया काउंसिल या काउंसिल ऑफ इंडिया बोल सकते हो, काउंसिल ऑफ इंडिया बोल सकते हो, ये बनाई गई। इसमें 15 काउंसिल मेंबर थे। कितने मेंबर थे, पेपर में मेंबर पूछे जाते हैं, 15 मेंबर थे, 15 मेंबर थे, ठीक है। और बेसिकली ये असिस्ट कर रहे होंगे, एडवाइज करेंगे किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस पोस्ट को एक नया नाम दे दिया गया, वो नाम था वाइसरॉय। क्या नाम था यहाँ पे, वाइसरॉय था। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो ब्रिटिश क्राउन को इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो वाइसरॉय यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन बिकम द रियल अथॉरिटी। तो अगर हम बात करते हैं रियल अथॉरिटी कौन बन जाता है यहाँ पे, तो आप बोलोगे भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यहाँ पर रियल अथॉरिटी बन गया। ये डिसाइड करेगा कि मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा इंडिया का वो कैसे चलेगा, रियल अथॉरिटी इस इंसान के पास होती है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठक्कर बापा वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये किसकी है, ठक्कर बापा की है, ठीक है। इज बेस्ट रिमेंबर्ड, बेसिकली इन्होंने गांधी जी के साथ मिलके काम किया था और इनको
किसके इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर फाउंडिंग विच ऑर्गेनाइजेशन, इनको किस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग की तरह जाना जाता है, जो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किसके लिए काम किया है, वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पीपल के लिए काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भील सेवा मंडल, आर्य समाज, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो बताओ इसमें ये क्या इन्होंने फाउंड किया था। तो इन्होंने क्या फाउंड किया था उससे पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हो, ठक्कर बापा। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये कौन थे बेसिकली, तो इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी, जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी कम्युनिटी थी, उनके अपलिफ्टमेंट में, उनकी ज़िंदगी सुधारने में निकाल दी। उसी के चलते इन्होंने एक सेवा मंडल शुरुआत किया था जिसका नाम है भील सेवा। क्या नाम है? भील सेवा मंडल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनके द्वारा फाउंड किया जाता है और ये किसके लिए था? फॉर ट्राइबल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर ट्राइबल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक भील सेवा मंडल ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं और एक ऑल इंडिया ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन भी फाउंड करते हैं। तो वो भी अगर पूछा जाए पेपर में तो मैं लिखा देता हूँ, ऑल इंडिया ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन भी इनके द्वारा फाउंड की गई थी। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और देखो इनका नाम है ना, ठक्कर बापा। बापा का मतलब अगर हम यहाँ पर समझें तो बापा का मतलब होता है फादर। तो इनको जो बापा के नाम से बुलाते थे ना, जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे वो इनको बुलाते थे। तो कभी पूछा जाए कि कौन इनको पापा के नाम से बुलाता था, कॉल्ड बाय ट्राइबल पीपल। ये बात भी मेरे भाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कौन सा इन्होंने किया ऑर्गेनाइजेशन? भील सेवा मंडल ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने स्थापना की थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। द मीनाक्षी अम्मान टेम्पल, जिसको हम मीनाक्षी टेम्पल भी बोलते हैं शॉर्ट में, इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल। जो मीनाक्षी टेम्पल है उसका जो स्टाइल है वो कैसा है? तो देखो, अगर आपको ये पता है कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है तो आप इसके आंसर तक बहुत अच्छे से पहुँच सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मीनाक्षी टेम्पल के बारे में, मीनाक्षी टेम्पल के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये कहाँ पर है आपको पता होगा या पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस है। मदुरई तमिलनाडु में ये टेम्पल है। कहाँ पर है मेरे भाई? ये मदुरई तमिलनाडु में ये टेम्पल है। किसके लिए डेडिकेटेड है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये टेम्पल किसके लिए डेडिकेटेड है, अच्छा तमिलनाडु से आपको समझ में आ गया ना कैसी स्टाइल होगी। देखो, अगर नॉर्थ में कोई टेम्पल है तो मैक्सिमम चांस है कि उसका नागारा स्टाइल होगा। साउथ में अगर कोई टेम्पल है तो मैक्सिमम चांस है कि उसका द्रविडियन स्टाइल होगा। ठीक है, साउथ में सारे टेम्पल आपको मैक्सिमम टेम्पल द्रविडियन के मिल जाएंगे, नॉर्थ में नागारा के मिल जाएंगे, और जो सेंट्रल इंडिया वहाँ पर बैसारा स्टाइल मिलेगी। जो हमारा नागारा है और जो हमारा द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है, उन दोनों को मिक्स करके बैसारा स्टाइल बनाई गई है। और देखो स्टैटिक जीके के अंदर मैंने जब आपको टेम्पल्स पढ़ाए थे ना, वहाँ पर टेम्पल्स के आर्किटेक्चर कराया था। मैंने आपको द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर और नागारा टेम्पल का आर्किटेक्चर कराया, दोनों का मैंने इसीलिए दोबारा नहीं कराया यहाँ पे गेम चेंजर सीरीज में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक बार देख लेना वन शॉट में अगर मैंने आपको कराया या नहीं। अगर मैंने टेम्पल के अंदर जो स्टैटिक जीके की वन शॉट कराई है, अगर मैंने टेम्पल्स का आर्किटेक्चरल स्टाइल कराया है तो वन शॉट से कर लेना, वरना जो मैंने आपको स्टैटिक जीके के लेक्चर वाइज टेम्पल पढ़ाए हैं वहाँ से स्टाइल से ज़रूर कर लेना कि जो मूर्ति रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, या पूरा जो आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है, पूरा मंदिर की जो डिज़ाइन होती है
जैसे मैंने अभी स्तूपा पढ़ाया था आपको, गेम चेंजर सीरीज में ही कराया था, स्तूपा के अलग अलग पार्ट्स के बारे में समझाया था। वैसे ही द्रविडियन जो मंदिर होते हैं उनकी भी आर्किटेक्चरल स्टाइल पढ़नी है, नागारा की भी पढ़नी है, बेसारा की भी पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु में है तो द्रविडियन स्टाइल हो जाएगा। किसके लिए डेडिकेटेड है, तो ये डेडिकेटेड है मीनाक्षी, डेडिकेटेड टू गॉडेस माता मीनाक्षी, गॉडेक्स मीनाक्षी। मीनाक्षी किसकी फॉर्म है, एक तरह से क्या किसको बोला जाता है, पार्वती माँ को। ठीक है, एंड लॉर्ड सुंदरेश्वरर, जिसको हम कौन है, शिवाजी के एक फॉर्म है। ठीक है, लॉर्ड सुंदरेश्वरर, ठीक है, लॉर्ड शिवा के नाम से वाइडली जाने जाते हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका मीनाक्षी टेम्पल है ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने गोपुरम के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर आप गोपुरम देखोगे तो बहुत बड़े गोपुरम बने हुए हैं, जो गेटवे टावर्स को गोपुरम बोलते हैं। तो फेमस फॉर गिगांटिक, गिगांटिक का मतलब बड़े गोपुरम्स, गिगांटिक गोपुरम्स, फेमस फॉर गिगांटिक गोपुरम्स के लिए फेमस है। और यहाँ पर जो गोपुरम्स का वो देखोगे ना आप, स्कल्पचर देखोगे तो वहाँ पर गॉड बने हुए हैं, गॉडेस बने हुए हैं, डेमन बना हुआ है, एनिमल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये सारा आर्किटेक्चर यहाँ पे बना हुआ है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिसिपल ऑफ गौतम बुद्ध वाज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ऑथोरिटी ऑन द विनय। विनय पटाका की बारे में बात हो रही है, जिसमें आप विनय, अच्छा त्रिपिटक पता है ना, त्रिपिटक में 3 होते हैं। ठीक है, चलो मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिसिपल के बारे में बात किया है। तो गौतम बुद्ध के ना मैंने देखा कि 3-4 सवाल डिसिपल से आए हैं, तो डिसिपल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं गौतम बुद्ध जी के। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडिंग ही डाल लो, ऐसा करो, डिसिपल ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए, जो मेल डिसिपल होते हैं उन्हें भिक्खुस बोलते हैं। मेल डिसिपल जानते हो ना, डिसिपल मतलब जैसे अब आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, तो आप डिसिपल हो गए। डिसिपल होता है जो पढ़ने वाला, जो किसी इंसान को फॉलो कर रहा है, किसी इंसान से पढ़ रहा है, उनकी टीचिंग्स को पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे वो बता रहे हैं उस कहे हुए रास्ते पे चल रहा है, उसी को डिसिपल बोला जाता है। ठीक है, तो मेल डिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है भिक्खुस। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल डिसिपल की अगर हम बात करें तो इसको बोलते थे भिक्खुनिस, भिक्खुनिस। ये चीज़ समझ में आ गई। अब थोड़े से मेल डिसिपल जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में देख लेते हैं, और फीमेल डिसिपल मैं आपको एक ही बताऊंगा। ठीक है, जो इनकी बेसिकली माँ थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम मेल डिसिपल के बारे में सबसे पहले एक नाम डालो, आनंद। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये इनके कजन भी थे। और अगर कभी आपसे पूछे कि पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल अटेंडेंट लिख लो, कि अगर पर्सनल अटेंडेंट कौन थे गौतम बुद्ध के, तो वो आनंदी थे। तो ये कौन थे इनके आनंद, एक तो कजन थे एंड पर्सनल अटेंडेंट, पर्सनल अटेंडेंट ऑफ गौतम बुद्ध, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम दूसरे डिसिपल की बात करते हैं तो वो है सारीपुट्टा, सारीपुट्ट। ठीक है, सारीपुट्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बाइजेस्ट डिसिपल के, बाइजेस्ट डिसिपल एज कंसिडर किया जाता था इन्हें, सबसे बुद्धिमान डिसिपल कंसिडर किया जाता था। कभी अगर पेपर में पूछा जाए बाइजेस्ट डिसिपल। ठीक है, और एक अभिधम्म जो था उसमें ये मास्टर्स थे, अभिधम्म का मतलब है फिलॉसफी। ठीक है, तो ये किस में इनको सबसे ज़्यादा रुचि या नॉलेज थी, तो अभिधम्म में। तो आप ऐसे लिख सकते हो मास्टर ऑफ अभिधम्म, मास्टर्स ऑफ अभिधम्म। अभिधम्म मीन्स फिलॉसफी, अभिधम्म का मतलब क्या होता है, फिलॉसफी होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक यहाँ पे नाम ध्यान रखना, उपाली। उपाली भी यहाँ पर क्या थे,
इनके डिसिपल थे, जिसका यहाँ पे इसका आंसर भी उपाली होगा। ठीक है, अगर हम उपाली की बात करें तो ये पहले ये बार्बर थे। ठीक है, तो ओरिजिनली ये क्या थे? ओरिजिनली बार्बर थे। बाद में ये गौतम बुद्ध को यहाँ पे फॉलो करते हैं, मॉन्क बनते हैं। ठीक है, बिकेम अ मॉन्क, बिकेम अ मॉन्क। ठीक है, और ये जो विनय पिटका था, जो मोनेस्टिक रूल्स की जहाँ पे बात होती है, उसमें ये एक्सपर्ट थे। एक्सपर्ट इन मोनेस्टिक रूल, एक्सपर्ट इन मोनेस्टिक रूल्स, विनय पिटका। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, एक और मेल डिसिपल थे, कितने हो गए? 1 2 3। ठीक है, हम फोर्थ की बात करते हैं, इधर लिख लो। वो थे आपके महाकश्यप, महाकश्यप। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं महाकश्यप के बारे में, तो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की, पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो इन्होंने ही प्रिसाइड की थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। प्रिसाइडेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल। आप मुझे बताओ कि जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसको कराया किसने था और कब हुई थी? ज़रा कमेंट करके मुझे नीचे बताओ। ठीक है, अगर हम, ये तो हो गए मेल डिसिपल। अगर हम इनकी फीमेल डिसिपल की बात करें तो एक इनकी माँ थी, बेसिकली आंट थी, जो बाद में फोस्टर मदर बनती हैं, जो इन्हें पालती हैं, क्योंकि इनकी जो रियल मदर थी उनकी डेथ हो जाती है। उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, स्टेप मदर के नाम से या फोस्टर मदर थी इनकी महाप्रजापति गौतमी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं महाप्रजापति गौतमी के बारे में, तो ये जो गौतम बुद्ध थे उनकी आंट थी और फोस्टर मदर थी। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पेपर में पूछा जा सकता है। और आंट एंड फोस्टर मदर, फोस्टर मदर का मतलब होता है जो माँ रियल में बायोलॉजिकल मदर नहीं होती, बट बच्चे को जो पालती है उसको हम फोस्टर मदर बोलते हैं। ठीक है, और ये पहली वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन टू जॉइन द बुद्धिस्ट संघ, द बुद्धिस्ट संघ। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये कुछ हमने डिसिपल्स के बारे में बात करा। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, चलो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अर्जुन बैच के 1 शॉट किए हुए हैं तो ये लिखना मत, बस थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, मुझे ये बताओ इनका जन्म कब हुआ? तो आप बोलोगे भैया 563 BC में जन्म होता है। कहाँ पर इनका जन्म होता है? लुम्बिनी में जन्म होता है। ठीक है, और इनकी अगर डेथ की बात की जाए तो 80 साल के बाद इनकी डेथ होगी। तो 80 साल के बाद मतलब अगर आप इसमें से 80 कम कर दोगे तो 483 BC में इनकी डेथ होती है। 483 BC में इनकी डेथ होती है। कहाँ पे होती है? तो कुशीनगर में होती है, कुशीनगर में होती है। ये पता होना चाहिए। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, किस वंश में हुआ था? तो शाक्य क्लेन में हुआ था। ठीक है, और इनके फादर की अगर हम बात करें तो सुदोधन इनके फादर का नाम था। इन्हें हर एक लग्जरी देने की कोशिश की थी। लेक्चर में बहुत अच्छा पढ़ा के आया हूँ इनके बारे में, लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। अगर इनका चाइल्डहुड नेम के बारे में पूछा जाए, चाइल्डहुड नेम आपसे पूछा जाए, तो इनका जो चाइल्डहुड नेम था ना वो सिद्धार्थ था। चाइल्डहुड नेम क्या था? यहाँ पे सिद्धार्थ था, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में बेसिकली, चलो मैं टाइम लग जाएगा बनना बताता आपको, छोड़ो। ये 4 लोगों को देखते हैं। एक है ओल्ड मैन, एक है बीमार व्यक्ति, ठीक है, एक ये साधु को देखते हैं, एक ये डेड बॉडी को देखते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं। और इन्हें ज़िंदगी समझ में आ जाती है कि भैया ज़िंदगी का नाम ही सफरिंग है। ठीक है, ये ज़िंदगी जीनी है तो सफ़र करना पड़ेगा तुम्हें। कभी तुम बीमार हो, कभी कुछ है, कभी कुछ है। ठीक है, तो ये अपना घर छोड़ देते हैं, रिनाउंस कर देते हैं। कितने की एज में? 29 ईयर की एज में ये रिनाउंस कर देते हैं। इन्हें जो इनलाइटनमेंट होता है, इनलाइटनमेंट जो होता है वो इनको होता है 35 साल की उम्र में जाके।
कहाँ पर होता है, अगर आपसे ऊपर पूछा जाए तो बोध गया पर होता है। किस ट्री पे होता, किस ट्री के नीचे होता है, तो बोध ट्री के नीचे होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ पे दिया था, फर्स्ट सरमन, तो फर्स्ट सरमन इन्होंने अपना सारनाथ में दिया था, जहाँ पर इन्होंने बेसिकली 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बात किया था, जिसको कोर फिलॉसफी और बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है। एक इन्होंने दुख के बारे में बात किया था, दुख, सफरिंग के बारे में बात किया था। फिर इन्होंने उस दुख का समुदाय बताया था, समुदाय, इसका मतलब होता है डिजायर, जो हमारा, अगर हमारी इच्छा होती है, मतलब सफरिंग हमें क्यों होती है, हमें दुख क्यों होता है, क्योंकि वो हम डिजायर करते हैं, हमें बहुत सारी लालसा होती है, डिजायर्स की वजह से हमें क्या होती है, सफरिंग होती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की थी निरोध की, कि इस डिजायर का एंड किया जा सकता है, निरोध हो सकता है। उसके लिए फोर्थ जो नोबल ट्रूथ है वो था माग। माग का मतलब है, इन्होंने बताया कि अगर इस डिजायर का एंड करना, इस सफरिंग को एंड करना है तो हमें डिजायर एंड करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो फर्स्ट सरमन दिया था ना सारनाथ में, इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इन 8 फोल्ड के बारे में बात करें कि ये 8 फोल्ड कौन से हैं, ठीक है, कौन से 8 फोल्ड हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना जो डिजायर है उसको एंड कर सकते हो, अपनी सफरिंग को एंड कर सकते हो, उस पर अभी मैं बताऊंगा, आगे नेक्स्ट स्लाइड पर है। उससे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर, अच्छा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उपाली यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो चलिए मैं आपको 8 फोल्ड्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो 8 फोल्ड है वो है, यहाँ पर सबसे पहला राइट व्यू। राइट व्यू का मतलब होता है आपकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस चीज़ की, रियलिटी की, भ्रम में नहीं जीना चाहिए, आखिरकार वास्तविकता क्या है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है आपका राइट इंटेंशन। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इंटेंशन है वो सही होनी चाहिए, जो आपके थॉट हैं वो सही होने चाहिए। उसके बाद तीसरा है राइट स्पीच। आपको झूठ नहीं बोलना, आपको किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, किसी को गलत नहीं बोलना, आपको अच्छा बोलना है, अच्छा ही आपको सामने वाले के बारे में, अगर आपको 10 कमियां लगती हैं कोई तो उसके अंदर अच्छाइयाँ होगी, तो वो अच्छाई के बारे में बात करनी है। राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब है आपको किसी को सताना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, कोई चोरी नहीं करनी, मतलब अच्छी चीज़ें करनी है, ख़राब काम आपको नहीं करने हैं। राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड का मतलब होता है कि आपको अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीनी है, आपको किसी को परेशानी कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को हार्म नहीं करना। उसके बाद आपका छठा है राइट एफर्ट। राइट एफर्ट का मतलब होता है कि आपको नेगेटिव जो थॉट हैं उनको ख़त्म करना है, पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करना है, आपको सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाने हैं, कहने का मतलब है ये। उसके बाद है यहाँ पर राइट कंसंट्रेशन। राइट कंसंट्रेशन का मतलब होता है डीप मेडिटेशन। ठीक है, अगर आप डीप मेडिटेशन करोगे तो आपको निर्वाणा की तरफ जाओगे। ठीक है, और राइट माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि प्रेजेंट में जियो, आज की क्या हकीकत है उसको समझ के जियो। ये थे 8 फोल्ड ऑफ नोबल ट्रुथ, ये बात आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं ना, तो ये मिडिल की बात करता है। देखो मैंने, आपने बहुत सारे धर्म पढ़े होंगे जो नहीं चल पाए, जैसे अगर हम जैनिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ क्योंकि वो एक्सट्रीम बात करता है कि भाई बिल्कुल एक्सट्रीम चीज़ें नहीं, तो ये मिडिल पाथ की बात करता था। बुद्धिज्म किसकी बात करता है, मिडिल पाथ की, मध्यम मार्ग की बात करता है कि आपको एक्सट्रीम लग्जरी भी नहीं जीनी, एक्सट्रीम गरीबी में भी नहीं रहना है, एक मध्यम मिडिल पाथ निकालना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको त्रिपिटक के बारे में बताने वाला था, फिर भूल जाऊंगा। त्रिपिटक, त्रिपिटक बेसिकली तीन बुक्स का आप एक तरह से कलेक्शन मान सकते हो। एक है आपका विनय पिटका, विनय पिटका, एक है आपका सुत्त पिटका, सुत्त पिटका, एक है आपका अभिधम्म पिटका, अभिधम्म पिटका। अगर हम बात करें विनय पिटका का तो इसमें रूल्स ऑफ मॉन्क के बारे में है कि मॉन्क के क्या रूल्स हैं उसके बारे में दे रखा है। सुत्त पिटका के बारे में बात करते हैं तो बुद्ध के टीचिंग के बारे में दे रखा है।
ठीक है। और अगर हम अभिधम्म पिटाका की बात करते हैं तो ये बात करता है किसके बारे में, फ़िलॉसफ़ी के बारे में। किसके बारे में बात करता है, फ़िलॉसफ़ी के बारे में। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। मैं इसकी काउंसिल भी ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, चलो थोड़ा सा रिवाइज करा लेते हैं। टोटल कितनी काउंसिल हुई थी, तो आप बोलोगे भैया 4 काउंसिल हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। टोटल इसकी 4 काउंसिल हुई हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। पहली हुई थी राजगीर में, जो प्रिसाइड किया है किसने, अभी मैं बताया महाकश्यप ने। कराया किसको, तो किसने था, तो अजात शत्रु जी ने कराया था, ये पता होना चाहिए, अजात शत्रु। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो वैशाली में हुई थी। ठीक है, ये नोट डाउन मत करना क्योंकि अर्जुन बैच के 1 शॉट में ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, ये किसने कराई थी, तो ये काला अशोक ने कराई थी। उसके बाद थर्ड कौन सी थी, कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। हाँ ठीक है, थर्ड हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अशोक ने कराई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कश्मीर, जो फोर्थ हुई थी, और ये किसने कराई थी, ये कनिष्क ने कराई थी, कनिष्क ने कराई थी। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आई होप कि ये चीज़ें सारी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉक्साइट। आपको बॉक्साइट के बारे में ये जो स्टेटमेंट है ये कंसिडर करना है और आपको बताना है। तो मैं थोड़ा सा बॉक्साइट के बारे में आपको पढ़ा देता हूँ, फिर हम ये स्टेटमेंट भी देख लेंगे। तो बॉक्साइट एक ओर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ओर है, किसका, एल्युमिनियम का। एल्यूमी एल्यूमी एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का क्या है, एक इम्पोर्टेंट ओर है। बेसिकली बॉक्साइट को रिफाइन करके, स्मेल्टिंग करके यहाँ पे आपका क्या बनाया जाता है, एल्युमिनियम बनाया जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पूछा जाए कि ये जो बॉक्साइट है ये किस तरह की रॉक्स में पाया जाता है, तो लेटरिट रॉक्स में पाया जाता है। लेटरिट रॉक्स ऑफ दी, जो क्योंकि ये ज़्यादातर लेटरिट रॉक किधर मिलेंगी, पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। तो लेटरिट रॉक्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कि जो आपका बॉक्साइट है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है, तो वो स्टेट का नाम है मेरे भाई उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बेसिकली। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। ठीक है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम इसकी एक होता है ना बेल्ट, जो बेल्ट का मतलब होता है एक रीजन, तो एक लॉन्ग रीजन है उसको हम बेल्ट बोलते हैं। तो इसकी जो अगर उड़ीसा में जो मेजर बेल्ट देखने को मिलेंगी, मेजर बेल्ट जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी आपको कोरापुट। ठीक है, कभी अगर बेल्ट से सवाल पूछ ले। और रायगढ़। ठीक है, एक और थी यहाँ पे, एक सेकेंड, कोरापुट, रायगढ़, कालाहन कल कलहंडी। ठीक है, ये मेजर बेल्ट्स हैं जहाँ पर आपका बॉक्साइट प्रोड्यूस किया जाता है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें, बॉक्साइट इज़ द प्रिंसिपल ओर यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, तो यहाँ पर उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ये भी सही हो जाएगा। इन इंडिया बॉक्साइट इज़ मेनली फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयन रीजन, तो ये सेडिमेंट्री रॉक में नहीं पाया जाता, ये लेटराइट रॉक में पाया जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा गलत है, तो ये गलत, ये गलत, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 कहता है, ब्रिटिश कॉलोनियल बिल्डिंग्स इन इंडिया कॉमनली फीचर्ड वाइड बरामदा, हाई सीलिंग एंड लार्ज विंडोज। ये इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट 1 दे रखा है। स्टेटमेंट 2 में कहते हैं, दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स वर adopted mainly to suit the hot and humid Indian climate by improving ventilation and reducing heat.
तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं या सही है, या जो पहला स्टेटमेंट है वो दूसरा स्टेटमेंट उसे सपोर्ट करता है या नहीं, उसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये यहाँ पर बताता है। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रिटिश का जो कॉलोनियल इंडियन आर्किटेक्चर था, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनीज का, ब्रिटिश कॉलोनियल इंडियन इंडियन आर्किटेक्चर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मिट्टी का यूज़ नहीं करते थे। आपके शहर के आसपास भी कुछ ऐसा कोई बिल्डिंग होगी जो शायद ब्रिटिशर्स ने बनवाई होगी। जैसे जो मेरा होम टाउन था वहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई थी जो अंग्रेज़ों के टाइम पे थी वो बिल्डिंग, ठीक है, और वो इतनी मजबूत है आज भी कि आज भी खड़ी हुई है। तो पेपर में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस चीज़ का यूज करते थे, तो ये यूज करते थे लाइम मोटर का, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए किसका यूज करते थे, लाइम मोर्टर। अब लाइम मोर्टर क्या होता था, लाइम होता था बेसिकली, सैंड होती थी और आपका वाटर होता था, इसका मिक्स करके ईंटों को आपस में चिपकाने का काम करता था लाइम मोर्टर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उससे पहले इंडिया में यूज किस चीज़ का हो रहा था, मिट्टी का यूज होता था, मिट्टी से घर बनाए जाते थे, मिट्टी से बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। और यहाँ पर बिल्डिंग्स तो नहीं होती थी खैर उस वक्त, लेकिन जो भी बनाना है वो मिट्टी वगैरह से बनाता था। अब यहाँ पर जो लाइम मोर्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देता है और ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी देता है। अभी भी देखोगे कि उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल इतना बेहतरीन था, अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिन पर कोई उनकी मरम्मत नहीं होती, कुछ नहीं होता, और आज भी वैसी की वैसी ही खड़ी हुई हैं। और ये जो बिल्डिंग बनाते थे थोड़ा सा पहले उसका बेस तैयार करते थे, बेस से थोड़ा सा उसे ऊंचा बनाया जाता था, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर नहीं बनाया जाता था। तो एक्सटेंसिव फाउंडेशन प्लेटफॉर्म मतलब कि इनका जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत अच्छा बनाते थे ये, ठीक है। जो फाउंडेशन प्लेटफॉर्म था, जो नींव बोलते हैं जिसको हिंदी में, नींव बहुत अच्छी रखते थे। तो एक्सटेंसिव फाउंडेशन प्लेटफॉर्म, एक्सटेंसिव फाउंडेशन प्लेटफॉर्म, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो भी थोड़ा सा ऊंची उठा के बनाई जाती थी ग्राउंड लेवल से, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजन थे कि फ्लड वगैरह आए तो सेफ रहे, और बहुत सारे रीजन्स थे। और यहाँ पर इनकी बिल्डिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो आर्क्स देखने को मिलते थे। क्या देखने को मिलते थे, आर्क्स। आर्क्स क्या होते हैं, जैसे दरवाजा है, विंडो है, जैसे ये विंडो है, इसके ऊपर आपने इस तरह की शेप देखी होगी विंडो के ऊपर, या दरवाजे के ऊपर आपने देखा होगा ये दरवाजा है, फिर इस तरह से ऊपर उसका एक उसके ऊपर शेप बनाते थे, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आर्क्स बोलते हैं। तो ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, जो आपकी विंडो होती हैं, गेट होती हैं उसके ऊपर। और डॉम्स तो मुगल के टाइम पे भी आपको देखने को मिलते ही थे, तो डॉम्स भी थे इनकी बिल्डिंग में। जैसे जो छत होती है उसको ऊपर ऐसे फ्लैट छत ना डाल के ऐसे सर्कुलर जो छत डालेंगे उसको डॉम्स बोलते हैं, ठीक है। और और आपको बरामदा देखने को मिलेगा, जो ओपन स्पेस होता है ना बिल्डिंग के सामने, बरामदा यहाँ पे लिखा भी हुआ था, ठीक है, बरामदा देखने को मिलेगा। हाई सीलिंग देखने को मिलेगी, मतलब ऊंची, आपको आपने देखी होंगी जो बिल्डिंग्स हैं अंग्रेजों के टाइम पर वो काफ़ी ऊंचे के बाद उनकी सीलिंग बनाई जाती थी, है ना। आज के टाइम में कि 10 फुट हो गया फिर उसके बाद छत डाल देते हैं, वैसा नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये क्यों किया गया, तो ये देखो बहुत सारे रीजन्स होते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजन ये भी था कि इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती थी, ठीक है। तो वेंटिलेशन अच्छा हो सके, उस वक्त एसी तो नहीं था, ठीक है, तो वेंटिलेशन अच्छा हो सके, गर्मी थोड़ी कम लगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। हॉट एंड ह्यूमिड इंडियन क्लाइमेट को थोड़ा सा उसको अडॉप्ट करने के लिए, उससे कम हो सके, गर्मी कम हो सके, इसलिए वेंटिलेशन अच्छा खासा दो जिससे कि हवा वगैरह आती रहे। तो उस वजह से भी ये बनाया जाता था। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो ये बात हमारी यहाँ पे सही हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं इनके टाइम पर कौन सी स्टाइल सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे आर्किटेक्चरल स्टाइल है ना, तो आपको देखने को मिलेंगी दो मेजर स्टाइल देखने को मिलेगी। एक है इंडो सार्सनिक स्टाइल। ये बेसिकली फ्यूजन था या मिक्सचर आप बोल सकते हो, इंडियन, पर्शियन और यूरोपियन जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थी उनको मिला के ये एक नई स्टाइल डेवलप हुई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्यूजन या फ्यूजन ऑफ इंडियन, पर्शियन
एंड यूरोपियन स्टाइल। ठीक है। और जैसे इसके एग्जांपल, जैसे आप कभी आपसे ऐसे ना पूछ ले कि गेटवे किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में है, तो वो यही है, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है। और आपका जो विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, विक्टोरिया मेमोरियल। और मद्रास का जो हाई कोर्ट है, एक बार शायद पूछा भी गया था, मद्रास हाई कोर्ट किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है, तो वो भी इंडो सासनिक स्टाइल में बना हुआ है। एक थी गोथिक रिवाइवल स्टाइल, गोथिक रिवाइवल स्टाइल। अगर हम बात करते हैं गोथिक रिवाइवल स्टाइल, तो ये यूरोपियन चर्च से इंस्पायर्ड थी, इंस्पायर्ड बाई यूरोपियन चर्चेस। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है CSMT। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कभी मुंबई आओ तो देखना, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके रिजल्ट इन डिक्रीज इन द एटॉमिक नंबर बाई 1 while द मास नंबर रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो, ये मैं टॉपिक को मैंने अभी ये पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ा देता हूँ। एक दो क्वेश्चन पहले देखे थे, लेकिन इससे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, 3-4 सवाल इस टॉपिक से बने हैं। ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डिके थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हो, रेडियो एक्टिव डिके। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है, रेडियो एक्टिव डिके। अगर हम रेडियो एक्टिव डिके की बात करते हैं, तो देखो कुछ न्यूक्लियस के पास क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं बेचारे। अब अनस्टेबल होते हैं तो स्टेबल होने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वही स्टेबल होने की कोशिश को ही हम रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू नहीं किया जाता है। ठीक है। तो अगर आप रेडियो एक्टिव की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर जो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस होगा वो अपनी एनर्जी लॉस करता है, किससे, रेडिएशन को इमिट करके। किस लिए करता है, स्टेबल होने के लिए। तो आप इसे लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। ठीक है। पेपर में मे बी आपसे ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा। द प्रोसेस वाई विच एन unstable the process by which an unstable atomic nucleus losses energy by emitting radiation, in order to become stable होने के लिए रेडिएशन इमिट करता है। ठीक है। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अब वो हम पढ़ लेते हैं। अब देखो, ड्यूरिंग डिके के टाइम पे क्या होगा, अगर डिके हो रहा है यहाँ पे, तो जो आपका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं आपको पढ़ाया है वन शॉट में केमिस्ट्री के, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। तो बेसिकली इसमें चेंज होते हैं, प्रोटॉन की संख्या घट जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है। वैसे ही आपका एटॉमिक नंबर हो गया एटॉमिक मास। तो ड्यूरिंग डिके, इस डिके की प्रोसेस के दौरान मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसके टाइम पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स में चेंज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक और मास नंबर में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज होता है। ये चीज़ भी आपको पता रखना, पेपर में अगर ये सवाल पूछ ले कि रेडियो एक्टिव डिके के टाइम पर क्या एटॉमिक नंबर चेंज होता है एलिमेंट का या मास नंबर, तो हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब हम थोड़े से इनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हेडिंग डालो अल्फ़ा डिके। क्या हेडिंग डालोगे, अल्फ़ा डिके। अब आपके अल्फा डिके में क्या होता है, इसमें एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, एन अल्फा पार्टिकल इमिट।
अब जब आपका एक अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, या इमिटेड लिख लो, इमिटेड हो गया सपोज आपका एक अल्फा पार्टिकल, तो एक अल्फा पार्टिकल बराबर होता है, ध्यान रखना, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। कहने का मतलब है आपके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अब यहाँ पे निकल जाएंगे, तो जो इफेक्ट दिखेगा इसका वो क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, और जो जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर वो डिक्रीज हो जाता है 2 से, डिक्रीज बाई 2, 2 से डिक्रीज हो जाएगा। वहीं पर एटॉमिक मास, अब देखो मैंने बताया एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन कम हो गए तो 2 से एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पर एटॉमिक मास होता है 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो 2 न्यूट्रॉन निकले 2 प्रोटॉन निकले, तो एटॉमिक मास कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया ये डिक्रीज होगा 4 से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसकी वजह से ये क्या हो जाता है आपका न्यूक्लियर, कभी पूछे कि कभी कभी ऐसे दे देगा कि न्यूक्लियर हैवी हो जाता है, तो हैवी नहीं होता, न्यूक्लियर लाइटर हो जाता है, क्योंकि उसमें से कुछ निकल गया, लाइटर एंड स्मॉलर। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका बीटा माइनस डिके, बीटा बीटा माइनस, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बीटा माइनस डिके। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बीटा माइनस डिके के बारे में, तो बीटा माइनस डिके क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, जो आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन चेंज किस में होगा, प्रोटॉन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, प्रोटॉन में चेंज होगा। अब प्रोटॉन में चेंज होगा तो आप सभी को पता है कि भैया एटॉमिक, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे होता है। तो अगर एक न्यूट्रॉन यहाँ पे आपका बढ़ गया, कहने का मतलब है एक न्यूट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया, तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा 1 से, इंक्रीज बाई 1। और आपका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास क्या होता है, आप बोलोगे भैया एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये बताओ, आपका न्यूट्रॉन से प्रोटॉन हुआ है, तो एक न्यूट्रॉन कम हो गया एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो मास तो चेंज हुआ ही नहीं ना, वो तो दोनों का सम होता है। सपोज यहाँ पे मैं कह रहा हूँ न्यूट्रॉन 3 थे प्रोटॉन 4 थे, अभी न्यूट्रॉन 2 हो गए प्रोटॉन 5 हो गए, तो भैया सम तो सेम रहा। तो कहने का मतलब है जो जो एटॉमिक मास होता है वो अनचेंज्ड रहता है, वो बदलता नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करते हैं यहाँ पर, जो कि है हमारा बीटा प्लस डिके, बीटा प्लस डिके, बीटा प्लस डिके की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर जो आपका प्रोटॉन है इसमें जस्ट उल्टा होता है, जो आपका प्रोटॉन है वो चेंज होता है किस में, न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन चेंज होगा आपका न्यूट्रॉन में। कहने का मतलब है अब आपका जो एटॉमिक नंबर है, सपोज एक प्रोटॉन यहाँ पे चेंज हुआ न्यूट्रॉन में, तो आपका जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 1। और जो आपका मास होगा वो तो दोनों का सम होता है, तो वो तो अनचेंज्ड रहेगा, वो क्या रहेगा हमारा, अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट डिके के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा गामा डिके, गामा डिके। अगर गामा डिके की बात करेंगे तो इसमें कोई भी पार्टिकल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी लॉस्ट नहीं होता, इसमें जो ज़्यादा एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो, ओनली एनर्जी इज रिलीज्ड, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, ये सिर्फ जो एक्सेस एनर्जी है उसको इसमें से निकलती है, पार्टिकल्स नहीं निकलते, ये पता होना चाहिए। तो ये 4 हैं। अब यहाँ पे सवाल देख लेते हैं कि आपका जो सवाल पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके रिजल्ट इन डिक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर कम हो रहा है 1 से, वाइल द मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। कहने का मतलब है एटॉमिक नंबर कम हो रहा है तो आपका प्रोटॉन चेंज हो रहा होगा, किस में, प्रोटॉन चेंज हो रहा होगा न्यूट्रॉन में,
क्योंकि मेरा मास तो सेम है ना, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम तो सेम आएगा। तो मेरा प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन में, किस में, बीटा प्लस डिके में। तो मेरा यहाँ पर सॉरी हाँ, हमारा किस में चेंज होता है, बीटा प्लस डिके में। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिवोल्यूशनरी अटैक कैरिड आउट बाई बिनो बासु, बादल गुप्ता एंड दिनेश गुप्ता इन 1930 was primarily aimed at assassinating which British official। तो देखो इनके बारे में हम जान लेते हैं। इनको हम ट्रिपल बी ट्रायो बोलते हैं, बी ट्रायो। इनका नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं तो देख लेना, विनय बासु, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता। ये तीनों एक यंग रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हैं। ये कहाँ से हैं तो आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम बंगाल। कहाँ से हैं, बंगाल से हैं, ठीक है। और ये एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, बेसिकली ये आर्म्ड रिबेलियन में भरोसा रखते थे, ठीक है। जो आपके कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हमें आर्म्ड रेजिस्टेंस करना ही होगा, उस चीज़ में ये भरोसा रखते थे। और जो ब्रिटिश का रिप्रेशन है, पुलिस की जो एट्रोसिटी थी और जो हार्श रूल बनाए गए थे बंगाल में, इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सभी लोग परेशान हो गए थे, उनमें से ये 3 लोग भी थे जो काफ़ी परेशान हो गए थे। और एक बिल्डिंग थी, राइटर्स बिल्डिंग, ध्यान रखना, एक बिल्डिंग का नाम था राइटर्स बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का नाम पूछा जाता है, राइटर्स बिल्डिंग। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ राइटर्स बिल्डिंग की, तो बात थी 8 दिसंबर 1930 की। 8 दिसंबर 1930 में ये इस राइटर्स बिल्डिंग पर अटैक करते हैं। और बेसिकली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो यहाँ से प्रशासन चलता था। तो इस बिल्डिंग पे अटैक करते हैं। कैसे अटैक करते हैं, खुद को अंग्रेजों के रूप में ढालते हैं, खुद को ब्रिटिश ऑफिशियल्स के रूप में ढालते हैं, ठीक है। अपना जो पहनने का तरीका होता है उसे चेंज करके, और ये इस बिल्डिंग में अंदर घुसते हैं। अब तुम देखो कि मतलब कितना करेज चाहिए इस चीज़ के लिए। और जो वहाँ का इंस्पेक्टर जनरल था ना उस जेल का, मतलब एक जेल थी, उस जेल का जो इंस्पेक्टर जनरल था, उसको बेसिकली वो फेमस था कि जो इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे उनको बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट देता था, ब्रूटल ट्रीटमेंट देता था। तो उसका नाम था, ध्यान रखना, इस बिल्डिंग में घुस के उसका नाम था कर्नल कर्नल सिम्पसन। सिम्पसन इसको जाके गोली मारते हैं। कर्नल सिम्पसन को जाके क्या करते हैं, गोली मार देते हैं। बाद में गोली लगने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जो ये 3 लोग थे यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर बिनो बासु जी की, तो ये खुद को ही गोली मार लेते हैं कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ तो नहीं मरूंगा, और इन्हें पता था कि हमें फांसी तो ज़रूर दी जाएगी, तो ये गोली मार लेते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बादल गुप्ता जी की, तो ये सुसाइड कर लेते हैं कि मुझे अरेस्ट नहीं होना, ये सुसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं दिनेश गुप्ता जी की, तो ये जिंदे पकड़े जाते हैं और इनको 7 जुलाई 1931 को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो इतने क्रूल थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स। बाद बाकी का अब देखो, ठीक है, चलो ज़्यादा हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर तीनों के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी गैदिनल्ल बिलोंग्ड टू विच ट्राइबल कम्युनिटी एंड रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनका भी बहुत अहम भूमिका रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालो, रानी गैदिनल्ल, हाँ थोड़ा गैदिनलिय, ठीक है। अगर हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ये
फ्रीडम फाइटर थी। इन्होंने एक मूवमेंट लेड किया था, एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था, ध्यान रखना, हैर का मूवमेंट इनके द्वारा चलाया गया था। ये मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो मूवमेंट था ये किसके खिलाफ था? तो ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल के खिलाफ था, अंग्रेज़ों के शासन के, ब्रिटिश रूल के यहाँ पे ये खिलाफ था। और अगर हम देखा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 1915 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मणिपुर में इनका जन्म हुआ था, कभी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है। और ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, तो कम्युनिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी जेलिंगरोंग नागाज, इस कम्युनिटी से ये बिलोंग करती थी। और इनका जब जन्म हुआ और जब ये बड़ी हो रही थी तो एक ऐसी सोसाइटी में बड़ी हुई जहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत ने जो लोकल्स की लाइफ थी उसको परेशान करके रखा हुआ था। अब उसके चलते ही इन्होंने ये मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी चलाया जो नागास थे उनके बीच में। जो इंडिजीनियसली ट्राइबल फेथ है, कल्चर है, उसको बरकरार रखने की कोशिश की, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। जो ब्रिटिश कंट्रोल था, जो उस टाइम की पुलिस उन पर अत्याचार करती थी, उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें मूवमेंट चलाने की कोशिश की। इस मूवमेंट को हम हैर का मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इनको 1932 में अरेस्ट कर लिया जाता है, कभी अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, ठीक है। इनको ज़िंदगी भर की सज़ा दे दी जाती है। वैसे तो जो मेन लीडर होते थे ना, बहुत सारे ऐसे देखोगे जिनके मेन लीडर्स को फांसी दे दी जाती थी, ठीक है। तो इनको फांसी नहीं दे के इनको ज़िंदगी भर की सज़ा दे दी जाती है और इनको अरेस्ट किया जाता है 1932 में। लाइफ इम्प्रीजनमेंट दे दिया जाता है। और जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, तब ये रिहा होती हैं, ठीक है। लगभग 15 साल ये अपना जेल में बिताती हैं। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये जो रानी का टाइटल है ये किसने दिया था इनको, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर इनको रानी का टाइटल देते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, टू विच ट्राइबल कम्युनिटी, तो ये है जेलिंगरोंग नागा ट्राइब ऑफ मणिपुर नागालैंड रीजन। तो ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। ये आप इनकी यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको रीड करना है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके WTO के बारे में है, तो थोड़ा सा WTO के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम ये स्टेटमेंट भी देख लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये रेगुलेट करता है जो आपकी ग्लोबल ट्रेड होती है कंट्रीज़ के बीच में, देशों के बीच में, उनको ये रेगुलेट करने का काम करता है। और जैसे इसके नाम में ही है तो ये आपको याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच में जो ग्लोबल ट्रेड होती है उसको ये रेगुलेट करता है। ये बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब बेसिकली जो WTO बनाया क्यों गया, तो इसका जो मेन पर्पस था कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसे फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट बना सकें। अगर कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट होता है किसी भी कंट्रीज़ के बीच में तो उसे पीसफुली डिजॉल्व करने का काम भी यहाँ पे WTO करता है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ट्रेड नेगोशिएशन हो सकती है, ठीक है। इस मकसद से WTO बनाया गया था। अगर कब बनाया गया ये कभी सवाल पूछा जाए तो ये बना था 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। इसका अगर हम हेड क्वार्टर की बात करते हैं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और इंडिया इसकी फाउंडिंग मेंबर है। देखो फाउंडिंग मेंबर का मतलब है जब बन रहा था इंडिया ने तभी मतलब मिलके कुछ देश आए जिन्होंने मिलके इसको बनाया। कुछ देश होते हैं बाद में धीरे धीरे जुड़ते गए। तो इंडिया अभी इसके मेंबर की बात करें तो लगभग 160 प्लस मेंबर हैं। और इंडिया इसका क्या है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और देखो एक बार सवाल पूछा गया था क्या आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस को अलाउड करता है WTO,
तो मैं पहले आपको बता देता हूँ आर्बिट्रेरी क्या होता है। आर्बिट्रेरी, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन की, आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करें तो देखो आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन होता है एक अनफेयर ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। सपोज कोई एक्सपोर्ट चल रहा है, इंपोर्ट चल रहा है, सपोज एक्सपोर्ट कर रहा है कोई देश एक दूसरे देश को, उसने बोल के भैया मैं सामान एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, या ये चीज़ तुम मुझे दे रहे हो मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा, मुझे अपने लोकल जो चीज़ें हैं उनको मुझे प्रिजर्व करना है, और विदाउट कहीं जस्टिफिकेशन के, विदाउट किसी वैलिड रीजन के जब आप चेंजेस करते हो, ट्रेड बैरियर्स लगा देते हो, ठीक है, उसी को हम आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। तो कुछ केसेस में अलाउड होता है आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाना, लेकिन ऐसे आर्बिट्रेरीली लगा देना रिस्ट्रिक्शन, उसको ये जो WTO है वो अलाउड नहीं करता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस ऐसे लिख लो, आर नॉट अलाउड बाई, आर नॉट अलाउड बाई WTO। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है आपसे। यहाँ पर पूछा है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर कंट्रीज। बिल्कुल सही है, और जो ये देगा वो सलाह, एडवाइस या वो चीज़ें वाइंडिंग होती हैं, वो आपको माननी पड़ेंगी, जो मेंबर्स कंट्री हैं उन्हें माननी पड़ेगा। WTO हैज़ अ रूल बेस्ड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हुज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन मेंबर्स कंट्रीज। तो ये भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है, वो बाइंडिंग होता है, ऐसा नहीं है कि भैया हम नहीं मानना है तो फिर आप मेंबर ही मत रहो, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ये हमारा ऑप्शन A यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, मैं थोड़ा सा आपको IMF और WIMF एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में भी समझा देता हूँ, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी समझा देता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं IMF की और वर्ल्ड बैंक की, तो ये दोनों ही यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये इस्टेब्लिश किए गए थे। तो कभी पूछा जाता है कब किए गए, किस कॉन्फ्रेंस में, तो इस्टेब्लिश्ड एट ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में ये डेवलप किए गए। अगर हम बात करते हैं दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में है, वॉशिंगटन DC में इसका दोनों का ही हेडक्वार्टर है। ये कहाँ पर है, USA में है। लगभग दोनों ही देश के जो 190+ मेंबर हैं, और इंडिया दोनों का ही फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर। अब लेकिन जो ऑब्जेक्टिव हैं दोनों के वो अलग अलग हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ IMF का, तो IMF क्या करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की कोशिश करता है। बेसिकली अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, किसी देश को लोन चाहिए, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्ट टर्म अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कौन देगा, IMF देगा, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो यहाँ पर टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे आपका IMF देगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या करने की कोशिश करता है, वर्ल्ड बैंक शॉर्ट टर्म पे इमरजेंसी के केस में काम नहीं करता है, ये इसका मेन फोकस होता है डेवलपमेंट पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे। ये क्राइसिस मैनेजमेंट का काम करता है IMF, और ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रहा होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट देना डेवलपमेंट पे, इसका मेन फोकस होता है, फोकस ऑन डेवलपमेंट। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आज का हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट्री डिवाइस, हमारे एक पार्लियामेंट्री डिवाइस के बारे में बताना है, यूज टू कर्टेल, जो कर्टेल करने की कोशिश करता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड इंश्योर, डिमांड फॉर ग्रांट्स कर्टेल नहीं करता, डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स को कर्टेल करने की कोशिश करता है, एंड इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द बजट, और वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि बजट को टाइमली कंप्लीट किया जा सके।
तो ये कौन सा डिवाइस है, ये आपसे पूछा गया है। आप इसको डिवाइस बोलो या एक रूल बोलो, इसको हम बोलते हैं गिलोटिन। आप यहाँ पे लिख लो गिलोटिन। अगर हम गिलोटिन के बारे में डिस्कस करते हैं तो गिलोटिन क्या है, आपका एक टाइम सेविंग रूल है। कहीं कहीं आपको टाइम सेविंग डिवाइस भी देखने को मिल जाएगा, तो टाइम सेविंग डिवाइस लिख लो, ये टाइम सेविंग रूल इसको लिख लो। अब ये टाइम सेविंग रूल या टाइम सेविंग जो डिवाइस है, ये गिलोटिन का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब हमारा बजट पास हो रहा होता है ना, तो बजट पास करने के लिए एक डिस्कशन होता है, डिस्कशन चलता है पार्लियामेंट में। और जब हमारा पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा होता है तो इसके लिए एक टाइम को फिक्स किया जाता है, एक फिक्स टाइम के लिए कि भैया इतने टाइम पर ही हमारा डिस्कशन चलेगा। अब क्या होता है, वो टाइम जब हमारा अगर सपोज ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, जिसको हम अनुदान मांगे बोलते हैं, अभी मैं आपको डिमांड्स फॉर ग्रांट्स भी बताऊंगा ये क्या होती हैं, उस पर डिस्कशन होना बाकी रह जाता है। अब उन पर फालतू का टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्टली इस रूल के तहत क्या करा ली जाती है, उन पर वोटिंग करा ली जाती है कि भैया बता दो इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए या नहीं। तो उस पर डिस्कशन नहीं होता, डायरेक्ट वोटिंग हो जाती है। तो डायरेक्ट वोटिंग को ही इसी टाइम से, इससे क्या होता है, आपका जो टाइम बच जाता है और टाइमली आपका क्या होता है, बजट पास होता है यहाँ पे। तो टाइमली बजट पास कराने के लिए डिस्कशन को अवॉइड करके डायरेक्ट जब वोटिंग होती है, उसी को हम गिलोटिन बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक टर्म बताया डिमांड फॉर ग्रांट्स, कि डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब क्या होता है। अब देखो, डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब मेरे भाई यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हो कि बहुत सारी मिनिस्ट्री होती हैं, मंत्रालय होती हैं, वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हैं जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, कि वहाँ से उन्हें पैसे को विड्रॉ कर किया जाए या इतना उन्हें पैसा दिया जाए उनके खर्चे के लिए। और ये जो डिस्कशन होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स का, ध्यान रखना लोकसभा में ही होता है, और लोकसभा में ही डिस्कशन होगा और लोकसभा में ही वोटिंग होगी। ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कट मोशन। अब ये कट मोशन क्या होता है, जब जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है किसी मिनिस्ट्री की, उसको रिड्यूस करने के लिए जब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा प्रपोजल दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कट मोशन बोलते हैं। ठीक है, कट मोशन हो गया एक। चलो मोशन बता दो, मोशन क्या होता है। तो मोशन एक फॉर्मल प्रपोजल होता है जो किसी भी मेंबर के द्वारा बनाया जाता है, कि किसी इशू या किसी टॉपिक को डिसाइड करके उस पर डिस्कशन करने के लिए, उसको बोलते हैं मोशन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। उसके बाद अगर आप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि जब संसद में कोई सदस्य है, कोई मेंबर है, और वो ये महसूस कर रहा है कि भैया जो चीज़ें चल रही है वो नियमों के उल्लंघन में चल रही है, या कोई अपनी मर्यादा को पार कर रहा है, नियमों के बाहर जा रहा है, कार्रवाई गलत तरीके से चल रही है, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उठाता है। और वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, वो चीज़ गलत है या नहीं, ये फाइनल डिसाइड कौन करता है। तो अगर लोकसभा में है तो स्पीकर डिसाइड करेगा, राज्यसभा में है तो चेयरमैन डिसाइड करेगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज का हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अपनी फीडबैक यहाँ पर ज़रूर शेयर करना। बाद बाकी का आपको डिजिटल PDF चाहिए इस गेम चेंजर सीरीज़ की, तो आप अर्जुन बैच का जो PDF ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस 299 है। इस नंबर पर मैसेज करोगे, एक QR कोड शेयर किया जाएगा, विद इन 24 आवर्स ऑफ पेमेंट आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसमें आपको गेम चेंजर सीरीज़ के ये जितने भी लेक्चर आने वाले हैं, लगभग 15 से 20 लेक्चर आने वाले हैं, सभी की डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में PDF मिल जाएगी, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। और अभी तक अर्जुन बैच में आपको जितना भी कराया सबकी PDF मिल जाएगी। ये सारा मैंने आपको यूट्यूब पर फ्री कराया है, इसकी सबकी PDF आपको डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्मेट में इसी 299 रुपये में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।